जी बेटा, ये हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें ग्रेटेस्ट वेट चाहिए था, तो वी नो दैट W इज इक्वल्स टू mg। इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 को 10.4 से मल्टीप्लाई किया तो 40.8 न्यूटन मेरे पास आ गया। उसके बाद 4.5 को बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो ये हमारे पास 40.5 आंसर आ गया। तो जो आंसर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है वो ऑप्शन सी है। तो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, जिसकी प्रोडक्ट आपके पास ग्रेटेस्ट आई क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट वेट का, और वेट की इक्वेशन होती है W इज इक्वल्स टू mg। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, तो एक मिनट बेटा मैं चेक कर लूँ तो वेटिंग में ना हो रूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि a uniform meter rule is balanced by 4 Newton weight as shown। ये बेटा एक मोमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है और इसमें ये कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द मीटर रूल। मीटर रूल का आपको वेट फाइंड करने को वो कह रहे हैं, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द मीटर रूल ये आपने फाइंड करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास पिवट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, और 50 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर हमारे पास ये पिवट एक्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट वी नो दैट कि हमारे पास मोमेंट से रिलेटेड जो पहली बात हमने सीखी, दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। अगर आप रिकॉल करें बेटा, अगर आपके पास ये पिवट है और ये एक फोर्स लग रही है, से दिस इज F1, और ये दूसरी फोर्स लग रही है, से दिस इज F2, तो बेटा हम कहते थे पिवट से F1 के दरमियान ये जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज डिस्टेंस D1, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद हम ये डिस्टेंस ड्रॉ करते थे, दिस इज डिस्टेंस D2, ये हमारा डिस्टेंस D2 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से देखे जाते हैं, पिवट से लेकर फोर्स के दरमियान। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमने सीखा बेटा, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता था कि मोमेंट आपके पास कौन सा मोमेंट बेटा, क्लॉकवाइज मोमेंट, जो सम ऑफ मोमेंट्स जो क्लॉकवाइज हैं वो इक्वल होने चाहिए सम ऑफ मोमेंट्स जो काउंटर क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज हैं, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बेटा हमारे पास जो मोमेंट्स है वो हमें दोनों तरह के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स हमारे पास है, ये वेट इसका विच इज अननोन, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हमारे पास यहाँ पर ये 4 न्यूटन का लोड है। तो बेटा ये जो हमारे पास वेट है ये इसको इस तरह से रोटेट करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज, और जो ये हमारे पास 4 न्यूटन का लोड है ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब दोनों मोमेंट्स को हम इक्वेट करते हैं, लेकिन इक्वेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। तो बेटा ये पिवट से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारे पास, इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डिस्टेंस हमारे पास, ये डिस्टेंस उसने बता दिया है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, इसको काउंट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रेस कर दूं इसको। तो ये आपके पास बीच में स्मॉल कैलिब्रेशंस हुई हुई है। इन स्मॉल कैलिब्रेशंस के मुताबिक ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये फोर्थ डिवीजन है 40।
तो इसका मतलब बन गया, अब अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो दिस इज 4 × 10 W × 40। तो 4 × 10/40 इज इक्वल्स टू W। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ऑप्शन हमारे पास आ गई ऑप्शन ए। मेरा ख्याल है इसमें अगेन कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स हैं उनको हमने बैलेंस कर लिया, और उससे हमारे पास जो आंसर है वो आ गया ए ऑप्शन, विच इज 1 न्यूटन। ठीक है। बेटा ये फ्रिक्शन की जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी से अपोजिट जाती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये रफ स्लोप है और ये कहाँ मूव कर रहा है, बॉक्स मूव्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का वेक्टर मैंने अपवर्ड, बेटा ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, तो फ्रिक्शन को इससे अपोजिट होना चाहिए ना। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होगी बेटा मोशन से, ये याद रखना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ये इससे अपोजिट है। ठीक है बेटा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड, आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर छत पे जाएं घर की, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को या पेंसिल को गिराएं, जब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज ही होगी ना बेटा, वो डिक्रीज थोड़ी होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसका पूछ रहे थे बच्चे, तो ये मैंने आंसर कर दिया। अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मोमेंट ऑफ फोर्स का रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा बॉडी के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। इसका मैं एक तरीका बताऊं, ये अक्सर टॉयज में अप्लाई किया जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अ लार्ज हुक स्टिक्स इनटू अ पेंसिल, द हुक एंड पेंसिल आर बैलेंस्ड ऑन एज ऑफ अ टेबल। ये एज ऑफ द टेबल पे ये बैलेंस हुए हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए एज शोन। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हुक एंड द पेंसिल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हुक एंड द पेंसिल। बेटा ये याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली सस्पेंडेड होता है, जो जो फ्री टू मूव होता है, तो जितने भी बॉडीज उनकी कनेक्टेड होती है उन सब के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो हमेशा पिवट पॉइंट के नीचे होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एग्जैक्ट पिवट पॉइंट के नीचे आपको मिलेगा। तो जो पिवट पॉइंट है वो ये पेंसिल की टिप है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, दिस वन। ठीक है। इस पॉइंट, जो इस टिप है, इसके नीचे अब आपने ढूंढना है। अब देखें, मैं इसके नीचे इसी पॉइंट से लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, और हम देखेंगे इसके नीचे हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है। तो इसके नीचे एग्जैक्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो इसके नीचे, वो बच्चों के जहन में बी और डी से रिलेटेड कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। आप भी एग्जाम में स्केल रख के पेंसिल से यूं लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अगर आप देखें एग्जैक्ट इस टिप के बिलो जो आपके पास ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा, वो आपका ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी योर ऑप्शन बी। मेरा ख्याल है ये बात क्लियर है। अब याद रखना बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली सस्पेंडेड हो, उसका सेंटर ऑफ मास आप ढूंढना चाह रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बेटा जो पेंसिल की टिप है, या मतलब जो भी पिवट पॉइंट है, उस पिवट पॉइंट के हमेशा नीचे होगा, ऊपर भी नहीं, नीचे होगा। तो वो जो नीचे आप देखेंगे, तो उसको नीचे आपको कैसे पता लगेगा, जो पिवट पॉइंट है वहां से आपने पेन स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अपने एग्जाम पेपर पे। तो उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा होगा वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन बन गई बी। और ये अगेन अब ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका एक्सटेंशन वाला, फोर्स और एक्सटेंशन का। तो इसमें अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं डायग्राम शो द ग्राफ ऑफ लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन फॉर अ मटेरियल एट विच पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करा देता हूँ बेटा। हमने ये हुक्स लॉ में ये पढ़ा था कि एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन और
फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, अब फिर हमने इसका ग्राफ पढ़ा था हुक्स लॉ का। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग में इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बेटा ये आपने बेसिक मैथ अगर प्रोपोर्शनैलिटीज का यूनिट रिकॉल करें, जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन क्वांटिटीज के लिए आपने क्या पढ़ा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हम पढ़ते हैं कि जब कोई क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है जो उसका ग्राफ होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगी, कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो वहां पर हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अब जैसे ही ग्राफ अगर भले स्ट्रेट लाइन हो लेकिन ग्राफ का स्लोप, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ग्राफ का स्लोप यहाँ पर चेंज हो गया। जैसे ही ग्राफ का स्लोप चेंज होगा तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से ओबे नहीं होगी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो डेफिनेशन आपकी नोटबुक पे लिखी हुई होगी वो क्या है? अ पॉइंट बियॉन्ड which Hooke's law is not obeyed। ये आपको बेटा आपके नोटबुक में लिखवाया था। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो आपके पास वो पॉइंट है जहां से हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जहां पे खत्म हो जाएगी। अब बेटा इस ग्राफ को देखें, तो इस ग्राफ में आपके पास जो पॉइंट, ये आपके पास, ये मैंने ये भी कहा था आपने क्या करना है बेटा, अपनी स्केल से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो सेपरेट हो, उस पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो बेटा ये पॉइंट ए जो है, ए के बाद द लाइन इज नो मोर स्ट्रेट लाइन, ये ए के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब योर ए इज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ तक ओबे हो रही है, इसके बाद ओबे नहीं हो रही। तो ये एग्जाम में ऐसे ही करते हैं बेटा, एमसीक्यूज पे हम अपने जो स्केल होगा 30 सेंटीमीटर का, उससे हम इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन गिवन ग्राफ से अलग होगी, देखो रेड लाइन ए पॉइंट से ब्लैक वाली लाइन से सेपरेट हो रही है, तो ये जो ए पॉइंट है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इससे आगे फिर आपके पास जो है ये हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो इन दिस केस योर आंसर इज ऑप्शन ए। मेरा ख्याल है कि ये बात रिकॉल होगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि a length of metal wire is made from a radioactive isotope of the metal। तो ये आपके पास जो लेंथ ऑफ द वायर जो है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल वायर। ठीक है, मेटल वायर से ये आपने बनाया है और मेटल वायर से रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ मेटल। एक मिनट इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, a length of metal wire is made from a radioactive isotope metal। The diagram shows masses suspended from the end of the wire। तो ये masses को suspend किया गया इसके एंड के साथ। The masses are removed from the wire। फिर वायर से बेटा इसको रिमूव कर दिया। Which property changes? कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज होगी उसकी मटीरियल की? द masses are removed, which property changes? कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी? अच्छा बेटा ये तो आपको पता है हर मटेरियल की जो ऑप्शन ए है, अगर आप इसको देखें ये हाफ लाइफ से बात कर रहा है, हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप की बात कर रहे हैं। तो हर मटेरियल की अपनी हाफ लाइफ होगी, उसका कोई कंसर्न नहीं है उस पर लोड लग रहा है या लोड नहीं लग रहा। अगर आप रिकॉल करें तो आपको कहा था कि जितने भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी क्या है बेटा? रैंडम है। ठीक है, वो किसी रैंडम है और वो स्पॉन्टेनियस है, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, और रैंडम है, आपको पता नहीं लगेगा कौन कब डिके करेगा। तो ऑप्शन ए के बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। ऑप्शन जो बी हमारे पास है इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेंथ ऑफ द वायर, द मास ऑफ द वायर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर, ये दो बातें तो बिल्कुल भी गलत हैं। तो मास ऑफ द वायर के साथ भी
इसका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब में। इस ऑप्शन को होना चाहिए ए। ठीक है, वो ए है। अब आप बोलेंगे ये ए कैसे बन गया? अब दोबारा जरा इसको देखें। जब आप इसके साथ, इस वायर के साथ इस लोड को अटैच करेंगे तो इस लोड की वजह से वायर स्ट्रेच होगी, उसकी लेंथ जो है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एक्सटेंड करेगी। जैसे ही आप इस लोड को रिमूव करेंगे तो इस वायर की जो लेंथ है ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई? वो इसकी लेंथ चेंज हो रही है। इसको जरा स्प्रिंग वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोचें। ये आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे आपने एक लोड ये अटैच कर दिया। अब इस लोड को जैसे ही रिमूव करेंगे तो बेटा ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग चेंज हो रही है ना। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनना चाहिए वो ऑप्शन हमारे पास बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज आर करेक्ट। मेरे ख्याल है कि बात सबको क्लियर हो गई है कि हमने एक मास वायर के साथ अटैच किया, उसके बाद हमने उस मास को रिमूव किया। जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करेगा, तो लेंथ ऑफ द वायर चेंज होगा। बाकी ये सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल और दिस दैट ये सारा आपको ट्रैप करने के लिए उसने सोचा है और कुछ भी नहीं है। Then the next is the diagram shows a manometer containing mercury that is sealed at one end. तो ये बेटा यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ पर इसने इसको सील किया हुआ है ये इस एंड पे सील्ड है, और ये यहाँ पर ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जिस एंड पे ये ओपन है। ठीक है, ये एक एंड पे सील्ड है, एक एंड पे ओपन है। और जो ओपन एंड है, ओपन एंड पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा बेटा? यहाँ से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। पी नॉट क्या होता था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैक्यूम है इस जगह पे, तो यहाँ पर तो प्रेशर जीरो होगा, वैक्यूम में प्रेशर जीरो होगा। तो ओवरऑल इस लिक्विड पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अच्छा व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस h? इस डिस्टेंस h के लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस h के लिए when the manometer is taken higher up a mountain, higher up a mountain, आपको पता है as we move away from the surface of earth तो हमें पता है कि प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम जो है हायर अप द माउंटेन जाएंगे। तो जरा एक मिनट जरा इसको सोच लेते हैं, ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं। तो अप द माउंटेन हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। अच्छा, फिर प्रेशर की एक इक्वेशन हमने पढ़ी है, प्रेशर इज रो जी एच लिक्विड्स में। तो प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद एच। तो अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एच को भी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। ये मेरी बात, मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया। जैसे ही हम अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा प्रेशर कम होता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है, जैसे अक्सर हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो वो असल में प्रेशर रिड्यूस होता है। या जैसे कोई हिली स्टेशन पे जाते हैं तो हमारे कान बंद हो रहे होते हैं, तो वो प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक, इस वजह से होता है। तो इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा होता है, बढ़ता है, और एक्सटर्नल कम हो रहा होता है। तो बॉडी अडॉप्ट कर रही होती है, तो उसमें हमें जो फील होता है वो हमारे कान बंद होना फील हो रहा होता है। वो प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक वो रिड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम अप द हिल जाएंगे, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर एच के साथ हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर जो ये एच है, इस एच को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू डिस्टेंस h व्हेन द मैनोमीटर इज टेकन अप द हिल? तो इट डिक्रीजेस। बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए सही है, डिक्रीज। ऑप्शन बी डिक्रीज। ऑप्शन सी इंक्रीज। ऑप्शन डी इंक्रीज। ए और बी में से अब ये डिक्रीज के आगे क्या कह रहा है? इट डिक्रीजेस बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। दिस इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा आंसर बन गया ऑप्शन ए। तो हम अप द हिल जा रहे हैं।
हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, उससे आपके पास जो एच है वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जी बेटा, वायर ही लिखा है ना। वायर या स्प्रिंग, बात है कि जब भी किसी बॉडी के साथ आप वेट अटैच करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ती है ना बेटा। ठीक है, जैसे आप एक रोप ले आओ, उसमें नेग्लिजिबल कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा बेटा। बाकी सारी बातें इलॉजिकल थी, मास भी इलॉजिकल था, हाफ लाइफ और सारी बातें वो वैलिड नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर लेंथ को चूज किया था। द प्रेशर ऑन द गैस contained in a sealed syringe is slowly doubled। अच्छा जी, प्रेशर को इसने यहाँ पर contained in sealed syringe is doubled, slowly doubled। प्रेशर को उसने क्या किया, प्रेशर को उसने डबल कर दिया। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाफ। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो हाफ हो गया, प्रेशर जो है वो डबल हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया। अब ये सबको याद आ गया होगा, प्रेशर ये गैस के रिलेशंस जो आपको पढ़ाए गए हैं, 3 रिलेशन बेटा मैंने पढ़ाए हैं। एक दफा मैं वो रिलेशंस रिव्यू करा देता हूँ। पहला रिलेशन मैंने पढ़ाया था, प्रेशर इज, देखें मैंने एक चीज आपको समझाई थी, जब भी गैस के लिए आप सोचते हैं यू ऑलवेज थिंक 4 वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। तो ये जो मास ऑफ द गैस है वो तो कंटेनर में, ये दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए मैं ओ लेवल्स में कहता था कि भाई डोंट फिगर आउट दैट मास, थिंक अबाउट दीज 3। अब आपने मैथ्स में पढ़ा है, जब 2 क्वांटिटीज का रिलेशन होता है तो तीसरी क्वांटिटी को आप कांस्टेंट करते हैं। अगर फर्ज करते हैं बेटा मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट अगर है, फर्ज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन सोच रहा हूँ तो मुझे प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये मैंने 3 आपको प्रेशर में, गैस का प्रेशर जब पढ़ाया था उसमें ये 3 लॉज समझाए थे। पहला, जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लाजमी बात है। आपके पास मोर मास, जितने ज्यादा आप गैस को आप हीट अप करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। बलून इसकी एग्जांपल है बेटा, बलून को आप हीट एनर्जी दें तो वो एक्सपेंड करता जाता है, फैलता जाता है। इसी तरह से बेटा प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, ये मैंने आपको समझाया था क्लास में। मैंने कहा था कि जैसे घर में हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, उसमें ऊपर से ढक्कन लगाकर उसका वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है जिससे प्रेशर बढ़ता है। तो उस प्रेशर कुकर के ऊपर एक वेल्व लगाया जाता है, सेफ्टी वेल्व। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उस वेल्व में से जो गैस होती है, जो स्टीम होती है, वो उसमें से स्केप करती है। ठीक है, तो प्रेशर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। फिर आपको ये सबसे ज्यादा एग्जामिन होता है रिलेशन बेटा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें। ये क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। ये हमेशा याद रखें, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी उसने क्वेश्चन को अगर आप देखो, उसने क्या कहा, प्रेशर को उसने डबल कर दिया यानी ट्वाइस कर दिया। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो टेम्परेचर आपके पास क्या होगा बेटा, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से भी इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द प्रेशर ऑन द गैस इन द सील्ड कंटेनर इज स्लोली डबल्ड, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाफ। व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। डेंसिटी और टेम्परेचर ऑफ गैस के लिए उसने बात की है। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया। हम टेम्परेचर को पहले यहाँ पे सोच लेते हैं। टेम्परेचर तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा नहीं, डिक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं। और ये टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। लकीली कांस्टेंट की ऑप्शन भी एक ही है। आंसर तो हमें पता लग गया, वो क्या है, वो सी ऑप्शन है। ये तो यहाँ पे
जस्टिफाइड हो गया, एक ही जगह है जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वही ऑप्शन आपके पास सी बन रहा है। अच्छा, लेकिन डेंसिटी का भी यहाँ पे एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाफ। वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज करेंगे, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी को क्या होना चाहिए बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इंक्रीज इन डेंसिटी तभी आ रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, डेंसिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ये बात क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, एक ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया है, विच एक्सप्रेशन गिव्स द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जरा फार्मूला तो रिकॉल करें, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। mgh ये इसका फॉर्मूला है। which expression gives the increase in gravitational potential energy of the object? mass multiplied by velocity, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, मास h और g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, ये बात भी गलत है। द रेट एट विच वर्क इज डन, रेट बेटा जहाँ पे, ये बात याद रखें, रेट का जहाँ पे लफ्ज होता है वो उसका मतलब है डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, टाइम। रेट का मतलब ही यही होता है। यानी अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं आपको ये कहता हूँ बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सोचो तो आप क्या सोचते हैं, डेल्टा वी अपॉन टी। मैं आपको कहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द वर्ड रेट, वेन एवर द वर्ड रेट इज देयर, याद रखें रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम पे वो क्वांटिटी डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये सी ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। ये बेसिकली पावर की डेफिनेशन है। डी अल्टीमेटली बेटा, डी को पढ़े बगैर हमें पता लग रहा है कि डी इज द आंसर। और ये है क्या, दैट इज द वेट मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन हाइट। बिल्कुल सही है। तो ये अगर आप देखें, ये एम जी का मतलब क्या है बेटा, एम जी इज वेट। एम जी तो वेट होता है, वेट मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट एच, ये हाइट एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 क्वेश्चन। तो द डायग्राम शोज अ स्मॉल कार ऑफ मास 500 किलोग्राम अप्रोचिंग अ हिल। इट मूव्स अप द हिल, अप द हिल, ऊपर की तरफ जा रही है, विद द कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी इसकी कांस्टेंट है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। इग्नोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को उसने कहा इग्नोर कर दो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द कार अप द हिल, इस कार को ऊपर अप द हिल ले जाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन आपको फाइंड करना। अच्छा, ये जो आपके पास सिचुएशन है बेटा, याद रखिए इस तरह की मैंने क्लास में डायग्राम्स बनाकर आपसे वर्क कैलकुलेट कराए होंगे। अब इसमें सिचुएशन में जो मैं चाहता हूँ, जो चीज याद रखें, देखें इस जगह पर इस तरह की सिचुएशन में वर्क को फाइंड दो तरह से करते हैं ना, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, या फिर मैं कहता था वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। जो आपके पास चेंज इन एनर्जी है, आप उस एनर्जी के चेंज को फाइंड करो। दो तरीके होते हैं बेटा वर्क के, या तो वर्क को फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दो, या वर्क फाइंड करने के लिए चेंज इन एनर्जी फाइंड कर दो। अच्छा, पहले हम इस ऑप्शन वन की तरफ आते हैं, जो फर्स्ट मेथड है वर्क फाइंड करने का, इसको देखते हैं। अब बेटा इस कार को ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स जो इसको ड्राइव कर रही हो, ऊपर की तरफ ले जाने वाली, वो ड्राइविंग फोर्स इस सिचुएशन में दैट फोर्स इज मिसिंग। ये आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ये मिसिंग पार्ट है। तो इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वाई एफ इंटू एस इज नॉट यूज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आपको यहाँ पर जो फोर्स बेटा यूज करनी है, वो फोर्स कौन सी होनी चाहिए, वो फोर्स जो इसको ड्राइव करके ऊपर लेके जा रही है, वो फोर्स यहाँ पे गिवन होनी चाहिए।
तो आप उसको यूज करेंगे तो आप वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस वो लगाकर आप वर्क को फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब एफ इंटू एस वाला काम तो यहाँ पे हमने डिस्कार्ड कर दिया। हमने कहा यार ड्राइविंग फोर्स तो हमें पता नहीं है। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये यहाँ पर रोड की सरफेस है और ये ऊपर अप द हिल जाके समवेयर यहाँ पे जब ये कार पहुंच रही है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है? इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो अगर मैं इस जगह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगी? वर्क डन के। यही मैंने कहा ना, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो बेटा ये जो पोजीशन है, लेट दिस पोजीशन बी ए एंड दिस पोजीशन बी बी। पोजीशन ए के ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह पे, ये पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, इसलिए वी विल नॉट कंसीडर पोजीशन ए। हमें तो चेंज चाहिए ना बेटा। तो ए के ऊपर तो ग्राउंड के ऊपर एक चीज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। ये जब ये हाइट पे इस जगह पे पहुंच गया तो इस जगह पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये काम बड़ा आसान हो गया। अब ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाह रहा हूँ ताकि स्पेस जनरेट हो जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा कि एम जी और ये डेल्टा एच। एम किसके इक्वल है बेटा? इसने बता दिया है 500। जी की वैल्यू 10 है, ये भी क्वेश्चन में उसने शायद बताई हुई है, ये लिखी हुई है जी की वैल्यू 10 है। और एच बेटा आपके पास ये 10 आ रहा है, ये आपके पास एच है, यहाँ पे आपने 10 लिखा तो ये बन गया 500 और ये 2 जीरो और है। तो ये अगर आप इसको सोचें तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये डेसिमल यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये बनेगा 5.0 इंटू 10 पावर 4। आप भले कैलकुलेटर पे लिख के इसको करेंगे तो आप वहाँ कैलकुलेटर से भी डेसिमल को मूव कराकर आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज 5 इंटू 10 पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, which method of producing electricity does not use an AC generator? कौन सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वे है जो एसी जनरेटर जिसमें यूज नहीं होता? तो बेटा आजकल तो हर किसी के घर में वो वे हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने सोचें तो हर किसी के घर में आजकल सोलर का सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपके घर में नहीं है, आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको सोलर सेटअप लगे हुए नजर आएंगे। उन सोलर सेटअप्स के साथ कभी भी एसी जनरेटर नहीं होता। सोलर पैनल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और हम घर में एक इन्वर्टर लगाते हैं। वो इन्वर्टर उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, यानी हम जो सोलर पैनल है वो डीसी बनाता है, डायरेक्ट करंट बनाता है। उस डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर जो है वो एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखें। तो अब ये ऑप्शन तो यहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। पाकिस्तान तो आजकल एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है तो सबको पता है मेरे ख्याल से। तो सोलर पैनल जो है वो एक ऐसा वे है, ये ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, जिसमें हमें जो एसी जनरेटर है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हर तरीके में एसी जनरेटर की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिसमें आपको एसी जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो है सोलर पैनल्स, जो हम लोग यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में बड़ा फ्रिक्वेंटली अब यूज हो रहा है। तकरीबन हर घर में सोलर पैनल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है तो इसकी जरूरत पड़ रही है। बस बेटा अब ये दो और क्वेश्चन सॉल्व करके आधा पेपर आज कर लेते हैं, आधा कल कर लेंगे। अभी मेरी भी बस हो रही है, ये दो और सॉल्व कर लेते हैं। 3 solar panels have a total area of 7.2 meters square. Together they produce 1 kilowatt और पावर, यानी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 किलोवाट की पावर। तो ये हमारे पास आ गया पावर आउटपुट, ये पावर दे रहे हैं। ठीक है। An area of 1 meter square of each panel receives 0.80 kilojoules of energy from the sun in 1 second. What is the efficiency of the solar panel? Solar panel की बेटा efficiency find करनी है। तो efficiency का फॉर्मूला होता है power out upon power in into 100। ये efficiency का फॉर्मूला है। पावर आउट तो उसने हमें यहाँ पे बता दिया। पावर इन, जो सोलर पैनल को एनर्जी मिल रही है वो हमें जरा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना मसला नहीं है। तो बेटा इसमें 1
मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है? 0.80 किलो जूल्स। तो रेशो बना लेते हैं, 1 मीटर पे 0.8 किलो जूल्स जो है वो आपके पास 0.8 किलो जूल्स एनर्जी है। तो 7.2 पे एनर्जी बनेगी x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया x इंटू 1 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 0.8 किलो जूल्स। तो ये एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो बेटा ये x आपके पास कितना बनेगा, एक मिनट में कैलकुलेट कर लो। 7.2 इंटू 0.8, तो दिस इज 5.76 किलो जूल्स, 76 किलो जूल्स। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो 5.76 किलो जूल्स, और टाइम कितना है बेटा? 1 सेकेंड। ये इसने बता दिया, इसको 1 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 5.76 किलो वॉट्स। आपने इसको टाइम पे डिवाइड किया। अब ये क्या आ गई आपके पास? ये पावर इन आ गई। अब बेटा पावर आउट कितना है? 1 किलो वॉट्स। पावर इन कितना है? 5.76 किलो वॉट्स इंटू 100। किलो वॉट और किलो वॉट कैंसिल आउट हो गया, तो 1 मिनट में 1 डिवाइडेड बाय 5.76 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ रहा है 17.36%। तो 17% बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये काम भी आसान हो गया। 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी आ रही है, ये हमें जो है ये हमारे पास जो है वो एनर्जी आ गई 1 मीटर स्क्वायर की। ये मैंने रेशियो से फाइंड किया। 1 मीटर स्क्वायर पे 0.8 किलो जूल्स की एनर्जी है, तो 7.2 मीटर पे एनर्जी बन रही है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 इज 7.2 इंटू 0.8 किलो जूल्स। यहाँ से एनर्जी आ गई 5.76 किलो जूल्स। अब एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है सारी 1 सेकेंड के लिए, तो इसलिए टाइम पे मैंने यहाँ 1 सेकेंड रख दिया। तो ये किलो जूल से क्या बन गया? किलोवाट पावर बन गई। तो जो सोलर पैनल से आउटपुट मिल रहा है वो 1 किलोवाट का है, तो आउटपुट न्यूमिनेटर पे। हमेशा याद रखें जो ग्रेटर पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगी, एफिशिएंसी में ग्रेटर वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। तो 1 किलोवाट अपॉन 5.76 किलोवाट, किलोवाट किलोवाट कैंसिल आउट, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 17.4%, 17% हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट सजेस्ट 3 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पावर। इसकी पावर की 3 डिफरेंट डेफिनेशंस उसने पूछी हैं। ये रिकॉल का क्वेश्चन है, ये आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो करेक्ट है। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, E अपॉन टी, force into distance moved, rate of doing work upon time. Which definitions are correct? अच्छा, force into distance moved, ये बात तो गलत है, ये तो वर्क की डेफिनेशन है। तो इसलिए इसको तो 2 को तो मैं कट कर देता हूँ। 1 और 3 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 1, 2 और 3, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि 2 तो गलत है हमारे पास। 1 एंड 2 नहीं बेटा, 2 को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, ये भी गलत है। 1 एंड 3, यस, सी इज द आंसर। 1 और 3 जो है वो पावर को करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं। 3 ओनली, ये बात भी गलत है क्योंकि 1 जो है दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ पावर। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क दोनों ही पावर की डेफिनेशंस हैं। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी काम मैं आपको कल कराऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर और किसी की क्वेरीज वगैरह हो तो वो भी बता दें। तो आई ट्राइड कि मैं ये मैकेनिक्स का पोर्शन काफी हद तक कवर कर लिया मैंने। अब ये आगे हमारे पास जो है, अब ये थर्मल फिजिक्स का और वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन वो कल मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो उस पर हम सॉल्व करेंगे। प्रोबेबली बेटा कल मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा स्कूल से, तो 3 बजे हम क्लास रख लेंगे। 3 से ऑनवर्ड देख लेंगे, 2 घंटे का सेशन कर लेंगे। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे भेज दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एक बच्चे ने सवाल पूछा है, मैं देखूं।